एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे मिस्टीरियस प्ले में से एक के बारे में, सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गोदो। ये एक ऐसा प्ले है जिसमें दो आदमी किसी गोदो नाम के शख्स का इंतजार करते रहते हैं। वो आने वाला है, कल आएगा, आज आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। और फिर भी इसी सिंपल सी कहानी ने लिटरेचर और थिएटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं उस राइटर से जिन्होंने इस मास्टरपीस को लिखा है। सैमुअल बेकेट का जन्म 13 अप्रैल 1906 को डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। वो एक राइटर, पोएट और प्ले राइट थे। बाद में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से पढ़ाई की और फिर पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात हुई जेम्स जॉयस से, जो उस दौर के सबसे बड़ी लिटरेरी फिगर में से एक थे। लेकिन बेकेट ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना ली। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स इंग्लिश में नहीं बल्कि फ्रेंच में लिखी। उनका मानना था कि फ्रेंच में लिखने से वो ज्यादा सीधे और सिंपल तरीके से लिख पाते हैं। उन्हें लगता था कि इंग्लिश में उनकी स्टाइल कभी कभी उनके आइडियाज के बीच आ जाती है। वेटिंग फॉर गोदो का ओरिजिनल टाइटल था एन अटेंडेंट गोदो, और ये 1948 और 1949 के बीच लिखी गई। अब जरा उस वक्त की दुनिया के बारे में सोचिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई थी। होलोकॉस्ट की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी की यादें अभी भी ताज़ा थी। लोगों का भरोसा रिलीजन, पॉलिटिक्स और प्रोग्रेस पर बहुत कमजोर पड़ने लगा था। कई लोगों को लगने लगा कि अगर इस दुनिया का कोई मीनिंग भी है तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा। इसी माहौल में बेकेट ने ये प्ले लिखा। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि उस वक्त बेकेट खुद भी रिकॉग्निशन का इंतजार कर रहे थे। शायद इस पर्सनल एक्सपीरियंस ने वेटिंग के थीम को और गहरा बना दिया। 5 जनवरी 1953 को पेरिस के थिएटर दे बेबलॉन में इस प्ले का पहला परफॉर्मेंस हुआ। शुरू में लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को समझ आया कि बेकेट ने कुछ बिल्कुल नया क्रिएट किया है। 1969 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया। एक्ट 1 प्ले की सेटिंग बहुत सिंपल है। एक सुनसान सड़क, एक अकेला पेड़ और शाम का वक्त। इस जगह हम मिलते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन से। व्लादिमीर को दीदी कहा जाता है। वो थोड़ा ज्यादा सोचने वाला और होपफुल कैरेक्टर है। एस्ट्रागॉन या गोगो ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्ले की शुरुआत ही उसके बूट उतारने की कोशिश से होती है और फिर वो कहता है नथिंग टू बी डन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी प्ले का मूड सेट कर देती है। दोनों गोदो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता कि गोदो है कौन, कब आएगा, उसके आने से क्या बदलेगा। इंतजार करते करते दोनों हर तरीके की बातें करते हैं। कभी बूट्स, हैट्स, बाइबल की स्टोरीज, सुसाइड और पुरानी यादें। उनकी बातें कभी फनी लगती हैं, कभी दुखद, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि वो बात इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्त काट सके। फिर स्टेज पर आते हैं पोजो और लकी। पोजो एक अमीर, घमंडी और हुक्म चलाने वाला आदमी है। लकी उसका सर्वेंट है। उसके गले में रस्सी बंधी हुई है और वो पोजो का सारा सामान उठाकर चल रहा है। कुछ देर के लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को लगता है शायद यही गोदो है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती समझ आ जाती है। फिर आता है प्ले का सबसे अजीब और मेमोरेबल सीन। पोजो लकी को ऑर्डर देता है थिंक, और अचानक लकी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वो कोई नॉर्मल स्पीच नहीं है। रिलीजन, फिलॉसफी और ह्यूमन सफरिंग के टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसा लगता है जैसे लैंग्वेज ही टूट रही है। स्पीच इतनी डिस्टर्बिंग हो जाती है कि लोग उसकी टोपी छीन लेते हैं और लकी तुरंत चुप हो जाता है, जैसे उसकी सोच उसकी टोपी में बंधी थी। थोड़ी देर बाद पोजो और लकी चले जाते हैं। फिर एक लड़का आता है, गोदो का मैसेंजर। वो कहता है मिस्टर गोदो आज नहीं आएंगे, लेकिन कल जरूर आएंगे, और फिर वो भी चला जाता है। रात हो जाती है, चांद निकल आता है। एक्ट के एंड में एस्ट्रागॉन कहता है वेल शैल वी गो। व्लादिमीर जवाब देता है यस लेट्स गो, लेकिन दोनों हिलते तक नहीं। एक्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। एक्ट 1 की इंटरप्रिटेशन। अब सवाल ये है कि ये सब क्या मतलब रखता है। बहुत से क्रिटिक्स व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को पूरी इंसानियत का प्रतिनिधि मानते हैं। एक होप रखता है, दूसरा कंफ्यूज रहता है। एक याद रखता है, दूसरा भूल जाता है। दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। पोजो और लकी पावर और ऑपरेशन के सिंबल बन जाते हैं। एक हुक्म देता है, दूसरा मानता है, लेकिन धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे पर उतने ही डिपेंडेंट हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, गोदो कौन है? गॉड, सेल्वेशन, मीनिंग, डेथ, सोसाइटी, फ्यूचर। बेकेट ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था इफ आई न्यू हु गोदो वॉज आई वुड हैव सेड सो इन द प्ले। शायद इसीलिए गोदो इतना पावरफुल सिंबल बन जाता है। हर इंसान अपना अपना अलग गोदो देख लेता है। और वो अकेला पेड़, वो भी एक सिंबल है। बिल्कुल सूखा हुआ, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ, जैसे उम्मीद, कमजोरी सही, लेकिन पूरी तरह मरी हुई नहीं। एक्ट 2 शुरू होता है और पहली नजर में लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। वही सड़क, वही पेड़, वही शाम और वही गोदो का इंतजार। लेकिन ध्यान से देखो तो एक छोटा सा फर्क नजर आता है। पेड़ पर कुछ पत्ते आ गए हैं, बस कुछ ही, लेकिन बेकेट की दुनिया में ये एक बड़ी बात है।
व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन फिर से मिलते हैं और फिर से इंतजार शुरू कर देते हैं। यहाँ एक अजीब और थोड़ा परेशान करने वाली बात सामने आती है। एस्ट्रागॉन को कल की ज्यादा बातें याद ही नहीं है, उसे पोजो या लक्की ठीक से याद नहीं, उसे कल के इवेंट्स भी धुंधली सी लगती हैं। व्लादिमीर बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, जैसे वो मेमोरी को बचाए रखना चाहता हो, लेकिन यादें फिसलती जा रही हैं। और यहीं बेकेट एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, अगर हमें अपना कल याद ही नहीं रहे तो हम कौन हैं? हमारी आइडेंटिटी किस चीज से बनती है? दोनों दोस्त फिर वही पुरानी बातें करते हैं, वही रूटीन्स, वही जोक्स, वही इंतजार, क्योंकि अब वेटिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रही, वो उनकी जिंदगी बन चुकी है। फिर अचानक पोजो और लकी वापस आते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। जो पोजो पहले कॉन्फिडेंट और पावरफुल था, वो अब अंधा हो चुका है, और जो लकी पहले लगातार बोल रहा था, वो अब एक शब्द भी नहीं बोल सकता। वो गूंगा हो गया है। दोनों गिर जाते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में चारों जमीन पर पड़े होते हैं। ये सीन फनी भी लगता है और ट्रैजिक भी, जैसे बेकेट कह रहे हों, इंसान की पूरी जिंदगी कभी कभी सिर्फ खड़े होने की कोशिश में निकल जाती है। फिर पोजो एक बहुत पावरफुल स्पीच देता है। जब व्लादिमीर बार बार पूछता है कि ये सब कब हुआ, पोजो गुस्से में कहता है, वन डे ही वेंट डम, वन डे ही वेंट डम, वन डे आई वेंट ब्लाइंड, वन डे वी वर बोर्न, वन डे वी शैल डाई। यानी जिंदगी इतनी छोटी होती है कि हम जो इतना टाइम और डेट्स के हिसाब से रखते हैं, उसका शायद कोई खास मतलब ही नहीं। हम पैदा होते हैं, थोड़ा जीते हैं और फिर चले जाते हैं, बस। थोड़ी देर बाद पोजो और लकी फिर चले जाते हैं, और यहीं व्लादिमीर के अंदर एक गहरा बदलाव आता है। वो सोचने लगता है, क्या मैं सच में जाग रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या गोदो कभी आएगा भी? पहली बार लगता है कि उसका भरोसा हिल रहा है। तभी मैसेंजर बॉय फिर आता है और वही मैसेज देता है, मिस्टर गोदो आज नहीं आएंगे, लेकिन कल जरूर आएंगे। कल? हमेशा कल, कभी आज नहीं। व्लादिमीर उस लड़के से गोदो के बारे में सवाल पूछता है, गोदो क्या करता है? लड़का कहता है, नथिंग सर। उसकी दाढ़ी का रंग? वाइट, आई थिंक सर। और फिर व्लादिमीर लगभग भीख मांगने वाले अंदाज में कहता है, टेल हिम यू सॉ मी। पक्की बात है ना, तुमने मुझे देखा था। कल ये मत कहना कि तुम मुझे पहचानते ही नहीं। ये पूरी प्ले की सबसे दुखद पलों में से एक है, जैसे एक इंसान सिर्फ इतना चाहता हो कि उसकी मौजूदगी को नोटिस करें, कोई कहे कि हाँ तुम यहीं थे, तुम मैटर करते हो। लड़का चला जाता है, रात हो जाती है और फिर प्ले वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। वेल शेल वी गो? यस लेट्स गो। लेकिन दोनों हिलते तक नहीं, इंतजार जारी रहता है। एक्ट 2 की इंटरप्रिटेशन। एक्ट 2 सिर्फ एक्ट 1 की कॉपी नहीं है, उसकी गहराई है। ये दिखाता है कि जिंदगी अक्सर आगे बढ़ने से ज्यादा रिपीट होती है। हम रोज उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सपने देखते हैं और फिर सोच लेते हैं कि शायद कल सब बदल जाएगा। पोजो के अंधेपन को कोई क्रिटिक सर्टेनिटी के कोलैप्स के रूप में देखते हैं। एक्ट 1 में उसे लगता है कि उसके पास सब आंसर्स हैं। एक्ट 2 में वो खुद रास्ते से मोहताज बन गया है। लकी का गूंगा हो जाना एक सिंबल भी है। एक्ट 1 में उसकी स्पीच इतना ज्यादा थी कि समझना मुश्किल था। एक्ट 2 में वो बिल्कुल चुप रहा, जैसे लैंग्वेज ने हार ही मान ली हो, जैसे कुछ सवालों के जवाब शब्दों में दिए ही नहीं जा सकते। और फिर व्लादिमीर, उसका रियलाइजेशन प्ले का इमोशनल क्लाइमेक्स है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद गोदो कभी नहीं आएगा, शायद सारी वेटिंग बेकार है, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी अक्सर सच के हिसाब से नहीं जीता, वो आदत के हिसाब से जीता है, और आदत सच से ज्यादा पावरफुल होती है। पेड़ पर आए हुए पत्ते भी एम्बिग्युइटी का सिंबल है। क्या ये होप है या सिर्फ एक और इल्यूजन? बेकेट जानबूझकर जवाब नहीं देते। अब प्ले को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को पॉपुलर बनाया था। यहाँ एब्सर्ड का मतलब फनी या रिडिकुलस नहीं है। फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस के हिसाब से एब्सर्ड तब पैदा होता है जब इंसान मीनिंग ढूंढता है, लेकिन यूनिवर्स उसे कोई जवाब नहीं देता। हम सवाल पूछते हैं, दुनिया खामोश रहती है। यही एब्सर्डिटी है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इसी फीलिंग को स्टेज पर दिखाता है। ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं, और यही उसकी खास बात है। 1957 में जब ये प्ले सैन क्विंटन प्रिजन में परफॉर्म की गई तो कई प्रिजनर्स ने इसे तुरंत समझ लिया। एक ने कहा गोदो इज अ सोसाइटी, दूसरे ने कहा गोदो इज द आउटसाइड, क्योंकि जो लोग इंतजार की तकलीफ जानते हैं वो इस प्ले को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। मेजर थीम्स। 1. फर्स्ट, वेटिंग एज अ ह्यूमन कंडीशन। पूरा प्ले वेटिंग के बारे में है। सिर्फ व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की वेटिंग नहीं, हम सब की वेटिंग। कोई सक्सेस का इंतजार कर रहा है, कोई प्यार का, कोई पैसों का, कोई एक बेहतर फ्यूचर का। हम सब के पास अपना अपना गोदो है। सेकेंड, टाइम एंड हैबिट। इस प्ले में टाइम कभी स्टेबल नहीं लगता। लोग भूल जाते हैं, यादें टूट जाती हैं, दिन एक जैसे लगते हैं। ऐसे में हैबिट हमें सरवाइव करने में मदद करती है, लेकिन वही हैबिट हमें रियलिटी से दूर भी ले जाती है। थर्ड, आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस।
कैरेक्टर्स लगातार अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते, पोजो उन्हें याद नहीं रखता, वो खुद भी बातें भूल जाते हैं। तब सवाल उठता है, अगर कोई हमें याद ही नहीं रखे, क्या हम वाकई मौजूद हैं? फोर्थ, रिलीजियस एंड सॉल्वेशन। प्ले में रिलीजियस रेफरेंसेस बार बार आते हैं। दो थीव्स की स्टोरी, गोदो की वाइट बियर्ड, कॉन्स्टेंट वेटिंग फॉर अराइवल। कई लोग गोदो को गॉड मानते हैं, लेकिन बेकेट कभी कंफर्म नहीं करते। फेथ और अनसर्टेनिटी के बीच की टेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। फिफ्थ, द एब्सर्ड। आखिर में ये प्ले एब्सर्डिटी के बारे में है। इंसान मीनिंग ढूंढता है, दुनिया चुप रहती है, फिर भी इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। वो प्यार करता है, जीता है और इंतजार करता रहता है। शायद इसी में उसकी ट्रेजेडी भी है और खूबसूरती भी। तो आखिर वेटिंग फॉर गोदो है क्या? सिर्फ दो आदमियों की कहानी या हम सब की? जब हम खुशियों को कल पर टाल देते हैं, जब हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार, जब हम अपनी उम्मीदें किसी ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जो हमसे अभी बहुत दूर है, जब हम व्लादिमीर और एस्टेग्रॉन बन जाते हैं। मार्टिन हेस्टिन ने कहा था कि ये प्ले हमारे अंदर की अनसर्टेनिटी का आईना है, और शायद आज भी ये प्ले इसीलिए इतनी रेलेवेंट लगती है, क्योंकि गोदो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, गोदो वो हर चीज़ है जिसके बारे में हम सोचते हैं, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी अक्सर उससे पहले ही गुजर जाती है, और फिर भी हम इंतज़ार करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, शायद कल, शायद अगले हफ्ते, शायद कभी, और इसी परहैप्स में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। If you like this video, please like, comment and subscribe. See you again in the next video.